नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और टारगेट यूपीएससी प्रीलिम सीरीज 2025 के आर्ट एंड कल्चर खंड में आपका स्वागत है। आज हम कला और संस्कृति खंड के अंतर्गत पिछले वर्ष के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसके 25 शीर्ष प्रश्नों का चयन लेकर आपके सामने उपस्थित कर रहे हैं और ये आर्ट एंड कल्चर का पहला खंड होगा। इसके अन्य खंड भी होंगे और सभी खंडों को जब मिला दिया जाएगा तो 25 के 25 जो टॉप मोस्ट जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो हम आपके सामने विस्तार से रखेंगे। चलिए आज पहले खंड के अंतर्गत कला और संस्कृति के महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स हैं उनको कवर करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा भी अन्य खंड हैं जो महत्वपूर्ण है उसको आपको बताया जाएगा, उसको आपको अपने से पढ़ना होगा, स्वाध्याय करना होगा, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण अंश है उसको हम इस एपिसोड के माध्यम से कवर करने की कोशिश करेंगे सभी खंडों में क्रमवार रूप से। तो चलिए शुरुआत करते हैं आर्ट एंड कल्चर की। सबसे पहली न्यूज आप देख रहे हैं, पीएम मोदी इनॉग्रेटेड न्यू नालंदा यूनिवर्सिटी कैंपस इन बिहार। अब नालंदा जो विश्वविद्यालय है इसका जो नया कैंपस है इसका उद्घाटन हुआ, ये काफी सुर्खियों में रहा। अब इसका उद्घाटन आप जानते हैं कि वर्तमान बिहार के राजगीर जिले में उद्घाटन किया गया। तिथि कौन सी थी? तो 19 जून 2024 को इसका उद्घाटन किया गया। आप जानते हैं कि नालंदा पूरे विश्व के जो शिक्षण संस्थान है उसमें इसका एक विशेष स्थान था। इस लिहाज से इसको फिर से स्थापित करने की जो कोशिश है वो 2000 के दशक में फिर से शुरू हुई, जिसमें कि हमारे भारत के मशहूर वैज्ञानिक और पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम का योगदान है। सिंगापुर की सरकार ने इसमें पहल किया और साथ साथ पूर्वी एशियाई जो शिखर सम्मेलन होते हैं उसमें जो पूर्वी एशियाई जो देश है उनका भी योगदान रहा और साथ साथ भारत सरकार का इनिशिएटिव तो ये है ही, क्योंकि यहाँ पर इसकी स्थिति है। तो इसके संबंध में आप देखें, प्रधानमंत्री ने नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया और अलग अलग सभ्यताओं के बीच संवाद के केंद्र के रूप में इस नए परिसर को स्थापित किया गया है। इसमें अगर बात करें तो इस पूरे के पूरे कैंपस को नेट जीरो ग्रीन कैंपस यानी आधुनिक नालंदा विश्वविद्यालय जो बना है वो पूरी तरह से उसमें प्रकृति का भी ध्यान रखा गया है कि कहीं से भी इसमें CO2 यानी कार्बन का एमिशन उत्सर्जन न हो। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए इस कैंपस को बनाया गया है। अब देखिए यहाँ पर अगर आप देखिए इस कैंपस की मुख्य बातों को, तो यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया 2010 में। इस 2010 के अधिनियम के तहत इस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। अब देखिए 2016 में भी संयुक्त राष्ट्र विरासत स्थल के रूप में इसको घोषित किया गया था, क्योंकि ये खंडहर की अवस्था में था। तो वहां से इसके इंपॉर्टेंस को समझते हुए विरासत के तौर पर इसको घोषित किया गया। अब देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का जो खंडहर है उसी के निकट, उसी के पास में इस नए परिसर को फिर से इसका पुनरुद्धार किया गया है। अब इस प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संदर्भ में कुछ कथन है इंपॉर्टेंट, देखिए। तो 5वीं शताब्दी में किसके द्वारा बनवाया गया था? तो कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। और यहाँ पर आप देखें 12वीं शताब्दी तक ये पूरे विश्व में शिक्षा के प्रमुख केंद्र के रूप में इसकी ख्याति थी। स्थापत्य कला की बात करें तो इसमें एक मठीय विश्वविद्यालय था और एक मठीय विश्वविद्यालय का मतलब एक ही मठ उसमें था। अब इसमें संरचनात्मक अवशेषों में जो महाविहार है जो कि आवास और शैक्षणिक संस्थान, शैक्षणिक भवन के तौर पर जाना जाता है, और चैत्य जो कि उपासना स्थल था, इसको यहाँ पर जो संरचनात्मक अवशेष थे ये दो उसमें देखे गए। आप जानते हैं कि चैत्य यानी कि पूजा स्थल, बौद्ध जो परंपरा होती है उसमें चैत्य को पूजा स्थल के तौर पर जाना जाता है और विहार जो होता है वो बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थल के तौर पर जाना जाता है। तो यहाँ पर जो महाविहार है वो आवासीय के साथ साथ शैक्षणिक भवन के रूप में और चैत्य जो है उपासना स्थल के रूप में, ये दो संरचनात्मक अवशेष यहाँ पर पाए गए थे। आगे अगर बात करें तो प्रमुख विषयों में जिन विषयों की शिक्षा यहाँ पर दी जाती थी तो वेद, तीनों बौद्ध पंथ अर्थात थेरवाद, महायान और वज्रयान, इन तीनों के बारे में यहाँ पर शिक्षा दी जाती थी। वज्रयान का ये प्रमुख केंद्र के तौर पर जाना जाता है जिसमें तंत्र मंत्र की शिक्षा शामिल होती है। राजनीति और युद्ध कला की शिक्षा भी दी जाती थी। थेरवाद की अगर बात करें तो पाली भाषा में इसका अर्थ होता है बुजुर्गों का सिद्धांत। महायान की बात करें तो संस्कृत भाषा में इसका अर्थ होता है बड़ा वाहन। इसी प्रकार वज्रयान बौद्ध धर्म का एक तांत्रिक पंथ है, जैसा कि आपको शुरू में ही बताया गया था। अब देखिए विश्वविद्यालय में प्रवेश पूरी तरह से योग्यता पर आधारित था और यहाँ पर जो प्रशिक्षित द्वारपाल होते थे वो प्रवेश परीक्षा अर्थात एंट्रेंस एग्जाम कराने की यहाँ पर पद्धति थी। और यहाँ पर इस तरह से विश्व की जो प्रमुख मेधाएं थी वो एंट्रेंस एग्जाम जब पास करती थी तो इसमें लोग पढ़ने का सौभाग्य मिलता था। और यहाँ पर पढ़ने वाले लोग और पढ़ाने वाले लोग एक से एक ख्याति लब्ध नाम आपको इस लिस्ट में दिखाई देंगे। तो विश्वविद्यालय का जो पुस्तकालय था, अगर पुस्तकालय की बात करेंगे तो 9 मंजिला एक इमारत थी और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर 9 मिलियन से भी ज्यादा पुस्तकें यहाँ पर इस पुस्तकालय में पाई गई थी। जब बख्तियार खिलजी ने, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का एक सेनापति था, जब उसने अटैक किया था तो उसने इस पुस्तकालय को जला दिया था और ऐसा कहा जाता है कि वो पुस्तकालय कई दिन तक जलता रहा। तो फिलहाल ये जो बख्तियार खिलजी था 1205 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक का एक तुर्क सेनापति था
उसने इस नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। 19वीं सदी के प्रारंभ में इसकी खोज करने का श्रेय दिया जाता है सर फ्रांसिस बुकानन को। ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है, याद रखेंगे, फ्रांसिस बुकानन ने फिर से 19वीं सदी के प्रारंभ में इसके जो अवशेष हैं वो पुरातात्विक तरीके से इसको चिन्हित किया, खोजा। 2016 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी घोषित किया गया। अब नालंदा से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तित्व की बात अगर हम करें तो पाली भाषा में रचित बौद्ध साहित्यों के अनुसार महात्मा बुद्ध ने नालंदा की यात्रा की, तो इस तरह से महात्मा बुद्ध भी नालंदा से संबंधित हुए। इसके अलावा आपके महात्मा बुद्ध के दो शिष्य थे जिसमें कि सारिपुत्र और मोगलान, इनका भी संबंध नालंदा से था, ये लोग भी यहाँ पर थे। जैन ग्रंथों के अनुसार महावीर वर्धमान ने नालंदा में 14 वर्षा ऋतुएं बिताई थी। ये भी याद रखिएगा कि जो वर्षा काल है वो 3 महीने का एक विशेष अनुष्ठान होता था, जबकि यहाँ पर ध्यान और धार्मिक विश्वास, धार्मिक अभ्यास किया जाता था एक जगह ठहर के, या तो अमूमन ये लोग विचरण करते थे, लेकिन जो वर्षा काल होता था, वर्षावास होता था, उसमें 3 महीने के विशेष तौर पर एक जगह पर ये लोग ठहरते थे। तो ऐसा कहा जाता है कि वर्धमान महावीर जो थे वो भी नालंदा में 14 वर्षा ऋतु इन्होंने बिताई थी। नालंदा के प्रमुख शिक्षकों के तौर पर देखिए आर्यभट्ट का नाम आता है, गणित के क्षेत्र में एक महान नाम है, प्रसिद्ध गणितज्ञ और शून्य के आविष्कारक माने जाते हैं। ये नालंदा में ही इन्होंने अध्ययन भी किया था और अध्यापन भी किया था। इसके अलावा नागार्जुन बौद्ध महायान शाखा के एक दार्शनिक थे, वो भी इससे संबद्ध थे। दिंगनाथ का नाम आता है जो तर्कशास्त्र दर्शन के संस्थापक थे, वो भी संबद्ध थे यहाँ पर। धर्मपाल एक ब्राह्मण विद्वान थे, वो भी, ये प्रमुख शिक्षकों के नाम है जो यहाँ पर शिक्षण कार्य करते थे। इसके अलावा अन्य बौद्ध शिक्षण केंद्रों की अगर बात करें तो तक्षशिला का नाम भी आता है, जो कि इसी कालखंड में तक्षशिला भी उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान में वर्तमान स्थिति इसकी है, एक प्रमुख शिक्षण संस्थान के तौर पर जाना जाता है। इसकी खोज पुरातत्वविद अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी 19वीं शताब्दी में, इसको याद रखेंगे। और कमेंट करके बताइए कि नालंदा को पुरातात्विक दृष्टिकोण से किसने खोजने का काम किया, अभी पिछली स्लाइड में आपको बताया गया। अब देखिए 1980 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में तक्षशिला को भी मान्यता दी गई, जबकि इससे पहले अभी बात की गई है किसकी, 2016 में मान्यता दी गई थी नालंदा को। तक्षशिला को 1980 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में। विक्रमशिला भी एक अध्ययन का केंद्र था, यहाँ पर बिहार के भागलपुर के निकट स्थित है और इसकी स्थापना पाल वंश के राजा धर्मपाल ने की थी। तो एक अन्य प्रमुख शिक्षण संस्थान है, आपसे मिलान करने के लिए भी दे सकता है, पूछ सकता है। ओदंतपुरी का नाम भी आता है जो कि बिहार में ही इसकी अवस्थिति है। भारत का दूसरा सबसे पुराना विश्वविद्यालय होने का गौरव ओदंतपुरी को प्राप्त है। तो ये एक इंपॉर्टेंट तथ्य है, इसको आप याद रखेंगे। इसकी स्थापना 8वीं शताब्दी में पाल शासक गोपाल प्रथम, और इसी तरह आपने देखा विक्रमशिला की धर्मपाल ने की थी। नागार्जुन कोंडा की बात करें तो वर्तमान आंध्र प्रदेश में स्थित है और ये महायान बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन के नाम पर इसका नाम नागार्जुन कोंडा पड़ा। शून्यवाद सिद्धांत के प्रतिपादक के तौर पर नागार्जुन को जाना जाता है। तो याद रखिएगा ये भी कुछ अन्य शिक्षण संस्थान है। अगली खबर हमारी है हड़प्पन सिविलाइजेशन से संबंधित। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हड़प्पा सिविलाइजेशन की बात की जा रही है कि आफ्टर 100 years ऑफ एक्सप्लोरेशन, अब इसकी जो पुरातात्विक खुदाई हुई थी उसके 100 वर्ष पूर्ण हुए हैं। तो किसी भी चीज को जब 1 शताब्दी का समय पूर्ण होता है तो वो खबर भी महत्वपूर्ण होती है, वो आपकी परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण होती है। देखिए हड़प्पा सिविलाइजेशन की अगर बात करें तो इससे सवाल बन सकता है इस बार, विशेष तौर पर जीएस के प्रश्न में आपके। 1924 में जॉन मार्शल ने हड़प्पा सभ्यता की पहली बार खोज की घोषणा की थी। तो पुरातात्विक खोज का श्रेय किसको जाता है, जॉन मार्शल का। अब कांस्य युगीन सभ्यता थी, इसको याद रखिएगा, कई बार ये भी पूछा जाता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जो थी वो कैसी सभ्यता थी। ये कांस्य युगीन सभ्यता थी, कांस्य के इस्तेमाल के कारण यह इसको कहा जाता है। और हड़प्पा सभ्यता में विशेष तौर पर इसको जाना जाता है इसके नगर नियोजन के लिए, जो कि चेस बोर्ड जिस प्रकार से होता है उसी प्रकार से यहाँ की नगर नियोजन व्यवस्था थी। और धातु विज्ञान और शिल्प कौशल के लिए भी हड़प्पा सभ्यता जानी जाती है। यहाँ पर धातु विज्ञान के लिए भी और शिल्प कौशल के लिए भी, अर्थात कई चीजें बनाई जाती थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पुरातत्वविदों द्वारा दयाराम साहनी और राखाल दास बनर्जी द्वारा खोजे गए पहले स्थल थे। और हड़प्पा सभ्यता के अगर काल की बात करें तो 3200 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक ये फली फूली। वहीं दक्षिण एशिया के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में देखेंगे तो कांस्य युग की सभ्यता थी 3300 से 1300 ईसा पूर्व तक। तो थोड़ा सा इसके कालखंड में अंतर जरूर होता है, उत्तर और दक्षिण की बात करते हैं तो। इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा? हड़प्पा सभ्यता इसलिए पड़ा क्योंकि ये जो स्थल है वो सर्वप्रथम खोजे गए थे, प्रमुख स्थल भी थे। अब पाकिस्तान में स्थिति है, हड़प्पा किस नदी के तट पर है, तो रावी नदी के तट पर है। वहीं मोहनजोदड़ो की बात करेंगे तो वो सिंध नदी के तट पर है। अब ये खुदाई होने वाले स्थलों में ये दोनों ही प्रमुख और पहले स्थल थे, इसलिए इसी के नाम पर ये प्रसिद्ध भी हो गए।
सभ्यता के प्रसार की जब बात आएगी तो देखिए, सभ्यता का प्रसार अगर वर्तमान में बात करें तो भारत और पाकिस्तान दोनों जगहों पर आपको दिखाई देगा। अगर भारत, इसका उत्तरी स्थल देखेंगे तो भारत में ही है, जम्मू कश्मीर में मांडा है। दक्षिणी स्थल महाराष्ट्र में दैमाबाद है। इसके अलावा पूर्वी स्थल आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, और पश्चिमी स्थल सुदकांगेडोर पाकिस्तान में जो पड़ता है। तो पूर्वोत्तर अफगानिस्तान पाकिस्तान के अधिकांश भाग और पश्चिमी उत्तर पश्चिमी भारत को यह सभ्यता कवर करती है। सिंधु नदी घाटी और नदियों के नेटवर्क के साथ साथ ये पनपी है, इसलिए सिंधु सभ्यता भी इसको कहा जाता है। यहाँ पर हस्तशिल्प तकनीकी में जो कार्नेलियन उत्पाद होते हैं, कार्नेलियन क्या होता है, तो कार्नेलियन भी एक प्रकार का पत्थर ही होता है, और हम कह सकते हैं कि अर्ध मूल्यवान पत्थर के तौर पर अगर कहें तो ज्यादा ठीक होगा। तो अर्ध मूल्यवान कार्नेलियन एक प्रकार का पत्थर होता है जो कि विशेष तौर पर सजावटी सामान वगैरह बनाने के काम में आता है, तो याद रखिएगा। और जो कैल्सिडनी होती है, कैल्सिडनी की एक किस्म के तौर पर भी इसको जाना जाता है। सजावटी उत्पाद बनाने के लिए कार्नेलियन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा मुहर नक्काशी, धातु विज्ञान, जिसमें कि तांबा, कांसा, सीसा, टिन, इसका इस्तेमाल करके विभिन्न वस्तुएं बनाई गई। विशेष तौर पर अस्त्र शस्त्र भी कुछ बनाए गए, बाणाग्र बनाए गए। तो ये तमाम चीजें हैं जिसको यहाँ पर देखा गया। कृषि की बात करें तो खेतों की जुताई लकड़ी के फाल वाले हल से होते हैं, इसके साक्ष्य भी मिलते हैं। कहाँ से मिला है कमेंट करके बताएं। और कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य जिस स्थल से मिला है उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये फैक्चुअल प्रश्न है, लेकिन फिलहाल आपको जानना चाहिए। मुख्य फसलों की अगर बात करें तो गेहूं, चावल, बाजरा, जौ, मसूर, चना, तिल आदि यहाँ की मुख्य फसलें थी। और हड़प्पा वासियों ने ही विश्व में सबसे पहले कपास का उत्पादन किया था। तो याद रखिएगा, जुते हुए खेत देखिए कालीबंगा राजस्थान से मिले हैं, लेकिन पहला जो कृषि का साक्ष्य है वो कहां से मिला है ये आप बताइए। इसके अलावा घोड़ों के भी साक्ष्य मिले हैं सुरकोटड़ा से। ये कहा जाता है कि, लेकिन इस पर विवाद भी है क्योंकि घोड़ों का अस्तित्व तो बाद में आता है, लेकिन कुछ साक्ष्य की बात की गई थी। तो वो, हालांकि ये इतिहासकारों में इसको लेकर विवाद है सुरकोटड़ा से, लेकिन उसको जोड़ा जाता है। जानवरों को पालतू बनाना, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, सुअर, कुत्ते, बिल्ली, गधे, कुबड़ वाले बैल, ऊंट आदि इन जानवरों को पालतू बनाया जाता था। हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर पशुपालन हमको देखने को मिलता है। और हड़प्पा वासी जो थे हाथी और गैंडे से भी परिचित थे। तो ये भी आप याद रखें, ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। आंतरिक और विदेशी व्यापार की बात करें तो जो बांट माप के लिए यहाँ पर हम देखेंगे मिट्टी के भी और धातुओं को भी जो मापन प्रणाली है, हम जिसको वर्तमान में बाट कहते हैं, बटखरे कहते हैं, तो वो भी थे। 16 के गुणक में होते थे, 16, 32, इस तरह से 48 इस गुणक में उनका उपयोग होता था। व्यापार वाणिज्य को सुविधाजनक बनाने में इस मानकीकृत वजन और माप का काफी योगदान है। मेसोपोटामिया के अभिलेख जो है सिंधु क्षेत्र को मेलुहा कहते हैं। तो मेलुहा नाम भी आपका ध्यान रखिएगा, इस क्षेत्र को कहा जाता है जिसको मेसोपोटामिया के अभिलेखों में इस नाम से संबोधित किया गया है। इसके अलावा दो मध्यवर्ती व्यापारिक केंद्र के तौर पर दिलमुन, जिस बहरीन को कहा जाता था, और माकन, मकरान तट को कहा जाता था। तो ये भी याद रखेंगे, दिलमुन और माकन, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि किसके नाम थे। तो याद रखिएगा कि दो मध्यवर्ती व्यापारिक केंद्र थे, जिसमें कि दिलमुन बहरीन और माकन मकरान तट को कहा जाता था। निर्यात की अगर बात करें तो हड़प्पावासी अनाज, आभूषण और मिट्टी के बर्तनों को निर्यात करने का भी काम करते थे, एक्सपोर्ट करते थे। और इंपोर्ट की बात करें, आयात की बात करें तो पतले तांबे और कीमती पत्थरों को आयात करने का काम यहां पर किया जाता था। अगली खबर हमारी है, कैबिनेट अप्रूव्स कॉन्फरिंग स्टेटस ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज। अब देखिए, जो शास्त्रीय भाषाएं होती हैं उसके अंतर्गत मराठी, पाली, तीसरी आपकी प्राकृत और बंगाली, ये जो, इसके अलावा असमिया, ये लैंग्वेज जो है, ये 5 भाषाएं जो हैं, इनको भी शास्त्रीय भाषाओं के अंतर्गत सम्मिलित कर लिया गया। पहले भाषाएं थी कितनी, 6, और ये 5 हो गई। तो अब भाषाएं कितनी हो गई, 11। तो शास्त्रीय भाषाओं में जो संख्या है वो 11 हो गई। अब शास्त्रीय भाषाओं का जब दर्जा मिलता है तो इन भाषाओं को विशेष संरक्षण मिलता है, विशेष इसमें पुरस्कार दिए जाते हैं, जैसे राष्ट्रपति सम्मान दिया जाता है, महर्षि बादरायण सम्मान दिया जाता है। इसके अलावा इनके लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाता है जहां इन भाषाओं के उन्नति के लिए कार्य किया जाता है। तो देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली, इन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है। तो ये 5 भाषाएं शास्त्रीय भाषा के अंतर्गत और सम्मिलित हो जाती हैं। क्लासिकल लैंग्वेज क्या होती है, तो भारत सरकार ने पहली बार 2004 में शास्त्रीय भाषा के अंतर्गत एक नई श्रेणी की शुरुआत की थी। अब देखिए, 2004 में ही संस्कृति मंत्रालय ने साहित्य अकादमी के तहत ही एक भाषाई विशेषज्ञ समिति बनाने का, कमेटी बनाने का एक शुरुआत की, एक कमेटी का गठन किया। अब देखिए, इस कमेटी के द्वारा ही, ये समिति ही शास्त्रीय भाषाओं को
क्या करेगी, बताएगी कि ये भाषा शास्त्रीय भाषाओं के अंतर्गत होनी चाहिए। तो शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने हेतु प्रस्तावित भाषाओं की जो पात्रताएं होगी, जो मानदंड होंगे कि ये भाषा उन मानदंडों को पूरा करती है कि नहीं, वो कौन जांचने परखने का काम कौन करेगा, यही कमेटी करेगी, यही समिति करेगी। तो 6 भाषाओं को शुरुआत में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जा चुका है, जिसमें कि आप देख सकते हैं तमिल को 2004 में, संस्कृत को 2005 में, तेलुगु और कन्नड़ दोनों 2008 में, मलयालम 2013 में और उड़िया 2014 में दिया गया। अब इसके अलावा इसमें 5 भाषाएं जो और जुड़ जा रही हैं, जिनका अभी पीछे उल्लेख किया गया। तो इस तरह से ये संख्या क्या हो गई, यहां तक जो है अगर देखिए सभी शास्त्रीय भाषाएं संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध भी हैं। अब कुल शास्त्रीय भाषाओं की संख्या कितनी हो जाती है, 11 हो जाती है। तो इनको याद रखना है। तो देखिए 2024 में भाषाई विशेषज्ञ समिति जो थी उसने शास्त्रीय भाषा के मानदंडों में संशोधन भी किया, क्योंकि पहले एक शर्त थी कि इनमें जो शास्त्रीय भाषाएं होती हैं, इनका जो साहित्य होता है वो पूरी तरह मौलिक होना चाहिए। लेकिन आज के समय में ये कहना कि कोई भाषा पूरी तरह मौलिक है, क्योंकि हर भाषा में दूसरी भाषाओं ने से कुछ न कुछ ग्रहण किया गया है। तो इस क्लास को इसमें संशोधन किया गया, तो मौलिक साहित्यिक परंपरा संबंधी मानदंड को हटा दिया गया। अब समिति के अनुसार मौलिक साहित्यिक परंपरा को साबित करना, अस्वीकार करना बहुत कठिन हो रहा था। तो सभी प्राचीन भाषाएं चूंकि एक दूसरे से कनेक्टेड थी, प्रभावित थी, तो इस क्लास को हटाते हुए, संशोधन करते हुए अब जो 5 अन्य भाषाएं हैं उनको शामिल किया गया है। तो शास्त्रीय भाषा के संबंध में लाभ क्या होता है, एक तो विद्वानों को प्रत्येक वर्ष 2 पुरस्कार दिया जाता है, एक तो राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित किया जाता है और महर्षि बादरायण सम्मान, तो ये 2 पुरस्कार भी मिलते हैं। अध्ययन के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विश्वविद्यालयों में यूजीसी द्वारा पीठ स्थापित किया जाता है, जिसमें इन भाषाओं के उन्नयन के लिए काम होता है, इन भाषाओं के कल्याण के लिए काम होता है। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि जब इस कैटेगरी में कुछ भाषाएं आती हैं तो उसके साहित्य पर ढेर सारे शोध होने लगते हैं, लोगों को ऐड दिए जाने लगते हैं, प्रश्रय दिया जाने लगता है, तो भाषा की उन्नति और ज्यादा, पुरानी जो परंपरा है उसको संरक्षण करने का प्रयास और ज्यादा उम्दा होता है, ये हम कह सकते हैं। शास्त्रीय भाषाओं के बारे में अगर बात करें तो प्राकृत की बात करें तो ये इंडो आर्यन अर्थात भारोपीय भाषाओं का निकटता से संबंधित एक समूह है और क्षेत्रीय भाषा उप प्रकारों को दर्शाती है। बौद्ध साहित्य पाली भाषा में लिखे गए हैं, जो प्राकृत भाषा का एक रूप है। गुप्त काल से पहले के शिलालेख, विशेषकर जो अशोक के शिलालेख, प्राकृतिक भाषा में ही है। पाली की बात करें तो पारंपरिक रूप से इसकी पहचान मागधी प्राकृत से की गई है। पाली का संबंध मागधी प्राकृत से है। धम्मपद जैसी प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक जो रचनाएं हैं और जातक कथाएं हैं, ये किस भाषा में लिखी गई हैं, पाली भाषा में ही लिखी गई। तो याद रखिएगा, धम्मपद भी आपसे पूछ सकता है और जातक कथाएं भी पूछ सकता है कि किस भाषा में लिखी गई है, तो ये दोनों पाली भाषा में लिखी गई है। पाली को थेरवाद बौद्ध संप्रदाय की भाषा के रूप में भी जाना जाता है। तो ये भी एक प्रश्न है कि थेरवाद बौद्ध संप्रदाय की भाषा के तौर पर किसको जाना जाता है, पाली को जाना जाता है। मराठी की बात करें तो मराठी इंडो आर्यन यानी भारतीय भाषा है। आधुनिक मराठी का उद्भव महाराष्ट्री प्राकृत से हुआ है, जो कि पश्चिमी भारत में बोली जाने वाली प्राकृत भाषा थी। इसी तरह बंगाली असमिया की बात करें, दोनों भाषाओं की उत्पत्ति मागधी प्राकृत से हुई है। तो मागधी प्राकृत पूर्वी भारत में लोकप्रिय भाषा थी, यह मगध दरबार की राजकीय भाषा थी, नाम से स्पष्ट है, मागधी प्राकृत। अगला है रत्न भंडार। अब देखिए जगन्नाथ टेम्पल, इस रत्न भंडार को लेके जो पुरी का जगन्नाथ टेम्पल है काफी चर्चा में रहा। यह खबर भी आपने देखा होगा कि ये जो 46 साल बाद यहाँ का जो भंडार था वो ओपन किया गया, उसको लेके ये खबर काफी चर्चित रही। देखिए जगन्नाथ मंदिर इस लिहाज से आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। इस मंदिर के बारे में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि जब भी कोई चीज चर्चा में आती है तो उसके इतिहास से लेकर वर्तमान तक उसके विभिन्न पक्ष आपके लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो देखिए इसे व्हाइट पैगोडा कहा जाता है, तो यही आपसे प्रश्न बन सकता है। इसके बाद ये मंदिर किससे संबंध है, तो भगवान जगन्नाथ जो कि विष्णु के अवतार माने जाते हैं और उनकी बहन सुभद्रा। इसके अलावा यहाँ पर उनके बड़े भाई भगवान बलभद्र, ये पवित्र त्रिदेव हैं। इन तीनों लोगों को समर्पित ये मंदिर है। देखिए यहाँ पर इनकी जो यात्रा निकलती है, उस यात्रा में इन तीनों लोगों को सम्मिलित किया जाता है उस रथ में, जो पैगोडा शैली में बना होता है। अब देखिए रत्न भंडार में पवित्र त्रिदेवों के रत्न मौजूद हैं। इसका निर्माण कब हुआ, तो 12वीं शताब्दी में पूर्वी गंग वंश के प्रथम शासक जो थे राजा अनंत वर्मन चोड गंग देव के द्वारा इसका निर्माण किया गया। किसके द्वारा निर्माण हुआ, पहले तो ये प्रश्न याद रखिए। तो अनंत वर्मन चोड गंग जो शासक थे, पूर्वी गंग वंश के प्रथम शासक राजा अनंत वर्मन चोड गंग देव द्वारा इसकी स्थापना की गई। स्थापत्य शैली की बात कर ले तो यह स्थापत्य कलिंग शैली में है, और कलिंग शैली बेसिकली आप देखेंगे तो ये नागर शैली, आप जानते हैं नागर द्रविड़ बेसर 3 शैलियां होती हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि नागर जो है उत्तर भारत की शैली है, द्रविड़ दक्षिण भारत की है, और इन दोनों के बीच की जो शैली होती है वो बेसर होती है। तो कलिंग शैली बेसिकली जो उत्तर भारत की शैली है, नागर शैली उसकी ही एक उप शैली है।
इसके मंदिर के मुख्य रूप से 4 भाग हैं। इसमें जैसा कि आप जानते हैं विमान, विमान क्या होता है, तो जो शिखर, मुख्य जो गर्भगृह होगा उसके ऊपर जो शिखर होगा, गर्भगृह का मतलब जहां भगवान की स्थापना की जाती है, मुख्य जो मंदिर का सबसे मुख्य हिस्सा होता है, उसके ऊपर का जो शिखर होता है उसको विमान कहते हैं। इसके बाद विमान इसका किसमें है, तो नागर शैली में जगन्नाथ मंदिर का विमान बना हुआ है, जो कि रेखा देउल में, रेखा देउल इसको कहते हैं, जो ढलान होती है। अब इसको विमान शिखर के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा जगमोहन होता है। जगमोहन क्या होता है, तो एक मंडप बनाया जाता है आगे, ठीक जो मुख्य जहां पर गर्भगृह के सामने ही होता है जगमोहन, एक मंडप होता है। इसमें क्या होता है, एक बड़ा सा हॉल होता है जिसमें अमूमन भक्तगण बैठते हैं। तो दूसरा पार्ट आपका जगमोहन हो गया। तीसरा नट मंडप। नट मंडप क्या होता है, नट मंडप उसके आगे एक और मंडप बनाया जाता है जिसमें कि अमूमन नृत्य संगीत जैसे जो भक्ति के कार्यक्रम है वो चलते रहते हैं। इसके अलावा भोग मंडप। भोग मंडप अमूमन सबसे अगला जो भाग होगा, ये भी एक मंडप होता है और यहाँ पर अमूमन जो भोग लगता है भगवान को और प्रसाद वितरण का काम यहीं पर होता है। तो भोग मंडप उसके आगे का एक सभा कक्ष टाइप का होता है। अब रत्न भंडार के बारे में बात कर लें तो ये भंडार मंदिर के जगमोहन के उत्तरी छोर पर स्थित है और मंदिर का सभा कक्ष, जगमोहन क्या होता है, मंदिर का सभा कक्ष आपको शुरू में ही बताया है। अब इस जगन्नाथ मंदिर से यहाँ का जो भोग है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। 56 भोग, देखिए 56 भोग प्रसाद जो है, इसमें एक मगाजी लड्डू भी है। अब इस लड्डू को हाल ही में जीआई टैग दिया गया, तो ये भी एक सवाल बनता है, इंपॉर्टेंट है कि जगन्नाथ मंदिर का जो प्रसाद है उसमें जो मगाजी लड्डू है उसको जीआई टैग दिया गया है, तो इसको आपको याद रखना है। मगाजी लड्डू जो है उड़ीसा के ढेंकनाल जिले की प्रसिद्ध पारंपरिक मिठाई है, इसको जीआई टैग दिया गया है। अगला आपका जो न्यूज है वो इंपॉर्टेंट है, क्या है, पोर्शन ऑफ सालू ये मंटप्पा एट हम्पी। तो हम्पी चर्चा में, देखिए हम्पी एक ऐतिहासिक स्थल है, विशेष तौर पर जो मध्ययुगीन शासक थे, जो विजयनगर एम्पायर था, विजयनगर साम्राज्य था, उसमें हम्पी का अपना एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्थान है। अब हम्पी में भारी वर्षा के कारण यहाँ पर एक मंदिर है, जिस बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है जिसका नाम है विरूपाक्ष मंदिर। तो विरूपाक्ष मंदिर के सालू मंडप का एक हिस्सा ढह गया था, इसकी वजह से ये पूरा का पूरा मंदिर चर्चा में। तो विरूपाक्ष मंदिर भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। विरूपाक्ष मंदिर की बात कर लें तो इसकी स्थिति कहाँ है, सबसे पहले तो यही इंपॉर्टेंट है। तो हम्पी जो कि कर्नाटका में अवस्थित है, वहां पर इसकी स्थिति है। और विजयनगर एम्पायर जो कि 14वीं से 16वीं सदी में था, उसकी हम्पी राजधानी भी थी। हरिहर बुक्का ने इसको स्टैब्लिश किया था। यहाँ पर संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश, अराविडु वंश, ये तमाम वंशों ने शासन किया था। इसमें कृष्णदेव राय विजयनगर एम्पायर का एक बड़ा प्रसिद्ध शासक हुआ था। जब बाबर अपनी आत्मकथा लिखता है तुझके बाबरी में, तो उसने विजयनगर साम्राज्य के जो कृष्णदेव राय है उनका उल्लेख भी किया था, वो उसके महानतम शासकों की लिस्ट में सम्मिलित करता है। तो इस एम्पायर में जो विरूपाक्ष मंदिर है हम्पी, फिलहाल इसकी बात हो रही है, तो भगवान विरूपाक्ष यानी कि पंपावती को समर्पित है और विरूपाक्ष शिव का ही एक रूप है, तो याद रखिएगा। अब इनकी पत्नी स्थानीय देवी पंपा है। पंपा को माता पार्वती का अवतार माना जाता है, तो शिव और पार्वती से संबंध है विरूपाक्ष मंदिर का। लेकिन ये नाम आपको याद रखना है कि यहाँ पर पार्वती जो देवी से तादाद में लगाया जाता है वो बेसिकली पंपा देवी है। और यह मंदिर हम्पी में स्मारकों के उस समूह का एक हिस्सा है जो कि यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची के रूप में भी सूचीबद्ध है। तो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज जो लिस्ट है उसमें भी ये मंदिर सम्मिलित है। और मंदिर स्थापत्य की बात कर लें तो ये द्रविड़ शैली में बना हुआ है। और द्रविड़ शैली के जो मंदिर होते हैं उसकी खास बात यह होती है कि इसमें गोपुरम होता है। गोपुरम का मतलब एक विशाल प्रवेश द्वार बनाया जाता है, बड़ा अलंकृत होता है। इसके अलावा जो मुख्य जो गर्भगृह स्थित होता है जहां पर भगवान की स्थापना होती है, उसके चारों ओर एक प्रदक्षिणा पथ बनाया जाता है। प्रदक्षिणा पथ क्या होता है, तो वो परिक्रमा करने के लिए चारों तरफ एक स्थान होता है, वो बनाया जाता है। इसके अलावा जो शिखर इसका होता है मंदिर का, जो मुख्य गर्भगृह के ऊपर जो शिखर होगा वो कैसा होगा, वो पिरामिड के जैसा होगा, पिरामिड नुमा शिखर बनाया जाता है। इस शैली की खास विशेषताओं में भव्य गोपुरम, विमान, जटिल नक्काशी, स्तंभ युक्त सभा कक्ष इत्यादि है। इस मंदिर के इतिहास की बात करें तो अभिलेखों से पता चलता है कि सबसे पहला मंदिर 740 ईस्वी में चालुक्य रानी लोक महादेवी ने बनवाया था। पहला मंदिर किसने बनवाया, चालुक्य महादेवी लोक महादेवी ने, चालुक्य रानी लोक महादेवी ने दक्षिण के राजाओं पर अपने पति की विजय की स्मृति में इस मंदिर का उन्होंने निर्माण कराया। अब पल्लव, चालुक्य, होयसल, चोल जैसे राजवंशों ने मंदिर को विस्तार भी दिया और अलंकरण में अपना योगदान दिया। हर डायनेस्टी में कुछ न कुछ इसमें विस्तार करवाया और साथ साथ इसको अलंकृत करवाया। हालांकि सर्वाधिक विस्तार कब हुआ, तो विजयनगर शासकों ने करवाया था, इसलिए विजयनगर शासकों के समय इसकी ख्याति ज्यादा बढ़ी। अब द्रविड़ मंदिर स्थापत्य कला की विशेषताओं में जैसा कि आपको बताया गया है कि गर्भगृह के ऊपर विमान होता है,
इसके अलावा गर्भगृह का मंदिर सबसे पुराना हिस्सा होता है और इसके ऊपर जो संरचना होती है वो पिरामिड नुमा होती है। स्टेप बाय स्टेप आपको बनी संरचना ये दिख रही है और साथ ही साथ इसका जो आधार होगा वो वर्गाकार होगा। कई मंजिलें होती हैं जो आकार में घटती हुई एक के बाद एक बनाई जाती है। ये देख रहे हैं आपको, ये कई मंजिलें हैं जो आकार में घटती हुई एक के बाद एक, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ क्या होगा, ये घटती हुई जाएगी। और स्तूपिका एक बड़ा पत्थर है, विमान का अंतिम भाग जो होता है स्तूप की जैसा। आप देखेंगे अगर ऊपर का जो विमान है ये कैसी संरचना दिखाई दे रही है, स्तूप नुमा आपको दिखाई दे रही है और नीचे का हिस्सा आपको वर्गाकार बनाया जाता है, वर्गाकार हिस्सा नीचे का होगा। अब परिसर एक प्राचीर से घिरा होता है। पूरा परिसर जो होगा वो क्या होगा, एक दीवार बना दी जाएगी, उसके अंदर बाउंड्री के अंदर ये घिरा होता है। बाकी गोपुरम दक्षिण भारत की जो शैली है, द्रविड़ शैली है, उसकी सबसे प्रमुख विशेषता के तौर पर जो विशाल दरबार प्रवेश द्वार बनाया जाता है उसको गोपुरम, इसकी खास विशेषता के तौर पर जाना जाता है। अब देखिए अगला जो न्यूज है वो बहुत सुर्खियों में रहा, 1000 साल एड आर्ट थोलू। अब देखिए थोलू बोम्मा लट्टा एक पुतली है, पुतली की प्राचीन नाट्य प्रदर्शन परंपरा है, ये भी काफी चर्चा में रही। तो इसको पुनर्जीवित करने के बारे में ये न्यूज है। उल्लेखनीय है कि ये कला विलुप्त होने की सीमा पर है। तो ऐसी दशा में इसके जो आर्टिस्ट हैं उनका यह कहना था कि इस कला का पुनर्जीवन आवश्यक है। तो बोम्मा लट्टा, जो थोलू बोम्मा लट्टा पुतली की प्राचीन नाट्य प्रदर्शन परंपरा है, तो आपको यही देख के प्रश्न एक बनाया जा सकता है कि ये किससे संबंध है इसका। तो अगर आप पढ़े हैं, आपके दिमाग में ये चीज है कि थोलू बोम्मा लट्टा, तोलू भी कहीं कहीं लिखा है, तो थोलू या तोलू आपका प्रोनाउंसिएशन जो भी हो, यह फिलहाल थोलू ज्यादा उपयुक्त लग रहा है। थोलू बोम्मा लट्टा, इसको आप याद रखिएगा। ये बेसिकली क्या है, तो कठपुतली जो होती है उससे जो नृत्य कराया जाता है, नाट्य कराया जाता है, ये उसी की एक परंपरा है और ये विलुप्त होने के कगार पे है। इसलिए इसके जो आर्टिस्ट है वो डिमांड कर रहे हैं कि इसका संरक्षण किया जाए। अब ये क्या होता है थोलू बोम्मा लट्टा, तो चमड़े की बनी हुई छोटी छोटी गुड़ियां होती हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब नृत्य इनको कराया जाता है और इनका प्रदर्शन मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश के गोदावरी क्षेत्र में किया जाता है। तो इसी विलुप्त होती कला के संरक्षण के लिए चिंता जताई गई। अब इन गुड़ियों को जो बकरी की खाल होती है अर्थात लेदर से बनाया जाता है, इनके नृत्य का प्रदर्शन एक छोटी स्क्रीन जैसे कि रंगीन फोटोग्राफिक पर किया जाता है। मुख्य स्क्रीन में जो पात्र होंगे उसमें जानवर, पक्षी, देवता, असुर कुछ भी होंगे और जो विषय होता है वो किसी महाकाव्य के कथानक को चुन लिया जाता है और उसी विषय के आधार पर इन कठपुतलियों से प्रदर्शन कराया जाता है। अब इन कठपुतलियों के माध्यम से ही किसी भी कथानक को इतने जीवंत तरीके से प्रस्तुत किया जाता है, तो इसके जो कलाकार हैं उनकी चिंता भी जायज है कि ये कला अगर विलुप्त हो रही है तो इसके संरक्षण की आवश्यकता है। अब भारतीय कठपुतली कला पर एक नजर डालें तो भारत में इस कला के मुख्य 4 प्रकार हैं जिन्हें कि निम्नलिखित तरीके पर वर्गीकृत किया गया। कौन कौन है देखिए, तो एक तो धागा पुतली है, दूसरा है छाया पुतली, तीसरा है दास्तान पुतली और छड़ पुतली। तो आप ये भी देखिए कि भारत में जो कठपुतली जो कला है इसके मुख्य तौर पर कौन कौन से भाग है। धागा पुतली, नाम से स्पष्ट है कि इसमें धागों का इस्तेमाल होता है। छाया पुतली जिसमें कि छाया दिखती है, छाया ही आर्ट के तौर पर वही प्रदर्शन करेगी। दास्तान पुतली और छड़ पुतली, तो अलग अलग इनकी क्वालिटी के आधार पर इनका नाम रखा गया। धागा पुतली में क्या होगा या कठपुतली, इसमें संयुक्त अंग जो है वो धागे से कनेक्ट होते हैं और उसी को आगे पीछे उसके आधार पर उसकी गति होती है। तो जोड़ धागे के आधार पर होता है और धागों द्वारा इनका संचालन होता है और इसमें काफी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो धागों के माध्यम से ही कलाकार क्या करता है, इनसे इनकी विभिन्न भाव भंगिमाएं, इनके विभिन्न अभिनय को प्रदर्शित किया जाता है। तो ये पुतली का सबसे मुखर रूप कहा जाता है जो धागा पुतली होती है। जितनी भी 4 पुतलियां होती है उसका सबसे मुखर जो स्वरूप है वो धागा पुतली है। अब उदाहरण के तौर पर देखिए, विशेष तौर पर राजस्थान, ओडिशा, कर्नाटक और तमिलनाडु, इन जगहों पर इसके अलग अलग नाम भले ही हैं लेकिन ये है धागा पुतली है। जैसे आप देखिए कठपुतली कहा जाता है राजस्थान में, गोम्बे यट्टा कहा जाता है कर्नाटक में, बोमलट्टम कहा जाता है, यह छड़ और धागा पुतली का मिश्रण हालांकि होता है तमिलनाडु में, और कुंढेई कहा जाता है ओडिशा में। इसके अलावा दूसरे की बात कर लें तो छाया पुतली की बात कर लें तो ये छाया पुतलियां कैसी होती, चपटी होती हैं। कोई चीज चपटी रहेगी तभी उसकी छाया पड़ेगी। यहाँ आप देखिए छाया, ये चपटी आपको दिखाई दे रही है। पुतलियां कैसी होती हैं, चपटी होती है और इन्हीं की छाया स्क्रीन पे पड़ती है। इनकी छाया जो भी फोकस जहां से किया जाएगा उसके सामने दिखाया जाएगा और स्क्रीन जो होगी वहां पर इसकी छाया बनेगी। तो पारभासी बनाने के लिए ही इसको डिजाइन किया जाता है। एक विशेष तौर पर ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में विशेष तौर पर यह प्रचलित है। उदाहरण के रूप में आप देखिए रावण खाया ओडिशा में, तोगालू गोम्बेयट्टा कर्नाटक में और तोलू बोम्मायट्टा आंध्र प्रदेश में। इनको अलग अलग नामों से आप जानते हैं। बेसिकली है क्या, तो छाया पुतली है। अगला है दास्तान पुतली। दास्तान पुतली को भुजा या हथेली पुतली भी
कहा जाता है। अब उत्तर प्रदेश में दास्तान पुतली नाटक सामाजिक विषय वस्तु को प्रस्तुत करने का काम करते हैं। तो उत्तर प्रदेश से दास्तान पुतली का संबंध है, याद रखिएगा। उड़ीसा में ये नाटक राधा कृष्ण की कहानियों पर आधारित होते हैं। तो उत्तर प्रदेश में जहां ये सामाजिक विषय को प्रस्तुत कर रहे हैं, वहीं पर आप देखेंगे उड़ीसा में राधा कृष्ण की कहानियों को प्रदर्शित करने का काम करते हैं। अगला है छड़ पुतली। छड़ पुतली क्या है? तो दास्तान पुतली का ही अगला चरण है, लेकिन यह उससे काफी बड़ी होती है। तो साइज का अंतर है, नीचे चूंकि ये छड़ों पर आधारित होती है तो साइज बढ़ जाता है और उसी से संचालित होती है। पश्चिम बंगाल और ओडिशा मुख्य तौर पर होता है, वहां पर यह प्रचलित है। उदाहरण पुतुल नाच यमपुरी, बिहार में यमपुरी भी है, इसको भी आप याद रखेंगे। इसके अलावा अगर देखें सुर्खियों में रही चित्रकारियों में, अन्य चित्रकारियां जो सुर्खियों में रही, तो सोहराई पेंटिंग भी चर्चा में थी। सोहराई पेंटिंग मुख्य रूप से एक भित्ति चित्रकला है, अर्थात भित्ति का मतलब दीवार पर बनाई जाने वाली चित्रकला है। इसमें क्या करते हैं, जो मिट्टी के घर होते हैं उन मिट्टी के घरों पर ही, उनकी दीवारों पर ही सुंदर सुंदर चित्र बनाए जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस चित्र में। और चित्र बनाने में जो रंग प्रयोग होते हैं वो प्राकृतिक रंग, तो प्राकृतिक रंग होते हैं। ब्रश के रूप में अक्सर जो टहनियां होती है, चावल की भूसी होती है, उंगलियों का इस्तेमाल होता है। मतलब केमिकल वाले कलर्स का इस्तेमाल नहीं होता है, पूरी तरह से प्राकृतिक तरीके से ये जो चित्रकारी है ये की जाती है। और सोहराई पेंटिंग में जानवर, पक्षी और प्रकृति का चित्रण होता है। विशेष तौर पर जो कथानक होगा वो आधारित होगा जानवरों, पक्षियों, इन पर फोकस होता है। ये जनजातीय संस्कृति में कृषि जीवन शैली के प्रति श्रद्धा को दर्शाती है। विशेष तौर पर जो हमारा ट्राइबल कल्चर है, ट्राइबल कल्चर में एग्रीकल्चर को लेकर जो लोगों की आस्था है उसका प्रदर्शन यहाँ पर होता है। और सोहराई खोवर पेंटिंग्स को भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग भी मिल चुका है, इसलिए ये और इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सोहराई खोवर पेंटिंग आप याद रखेंगे, सोहराई खोवर जो पेंटिंग है इसको जीआई टैग भी मिला है, तो याद रखिएगा, ये तथ्य भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब सांस्कृतिक भौगोलिक संदर्भ की बात करें, इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई, कब हुई? यह कला झारखंड के हजारीबाग जिले में प्रचलित है। विशेष संबंध कहां पर है? झारखंड के हजारीबाग से। सोहराई त्योहार एक होता है, उस त्योहार के अवसर पर जो यहाँ के लोकल ट्राइब्स होते हैं, जो आदिवासी महिलाएं हैं, अपने मिट्टी के घर जो होते हैं उन पर सुंदर सुंदर चित्र बनाने का काम करती हैं। विशेष संबंध इसका उत्पत्ति की बात करें तो हजारीबाग में। माता नी पछड़ी चित्रकला अगला है। ये क्या है? एक धार्मिक टेक्सटाइल लोक कला है। उदाहरण यहाँ देखिए, इसमें देवी चित्रित होती हैं, मतलब इस शैली में जो पेंटिंग की जाती है उसमें देवी का अंकन होता है। इनके चारों ओर भक्त वनस्पति और जीवों के चित्र बनाते हैं। अब इसके चारों ओर आप देख रहे हैं वनस्पति का चित्रण है, बीच में देवी का चित्र है, देवी को दर्शाया गया है अपने शस्त्र के साथ। मुख्य रूप से मैरून, काले और सफेद रंग का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए यहाँ पर काला है, सफेद और मैरून है, तीन रंग आपको दिख रहा है। और इस चित्र को बनाने के लिए बांस की छड़ी से बने कलम का उपयोग यहाँ पर हो रहा है। और इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई? तो माता नी पछड़ी चित्रकला की उत्पत्ति हुई है गुजरात में। तो याद रखिएगा, गुजरात राज्य से संबंध है। यह शैली कलमकारी शैली से प्रभावित है। वाघरी समुदाय एक विशेष समुदाय गुजरात का, विशेष तौर पर जो कि बहुत पहले फेरी का काम करते थे, अलग अलग समय पर अलग अलग कारणों से इनकी चर्चा रही। तो वाघरी समुदाय इन पछेड़ियों की पेंटिंग के लिए जाने जाते हैं। तो वाघरी समुदाय का संबंध भी इस पेंटिंग से है। साथ ही माता नी पछेड़ी से आशय क्या होता, इसका मतलब क्या होता है? तो देवी माँ की मूर्ति के पीछे, इसीलिए आप देख रहे हैं देवी माँ ही इस पर अंकित होती हैं, जहां पर किनारे पर जीव जंतु या वनस्पतियों को अंकित किया जाता है। अगली है कुमित्तपति शैल चित्रकला। कुमित्तपति शैल चित्रकला क्या है? माना जाता है कि ये 3000 साल पुरानी चित्रकला है। तो एक तो यही खास बात है कि 3000 साल पुरानी चित्रकला है, इसलिए इसका महत्व अपने स्वयं ही है, इसके पुरातन होने की वजह से। अब कलाकारों ने आकृतियों को चित्रित करने के लिए प्राकृतिक गोंद के साथ साथ अकार्बनिक सफेद रंग द्रव्य का भी प्रयोग किया। देखिए जितनी चित्रकलाएं हैं वहां पर आप देख रहे हैं कि प्राकृतिक चीजों का ही इस्तेमाल हो रहा है, चाहे वो ब्रश हो गया, चाहे वो बिना केमिकल के कलर्स हो गए, ये सारे के सारे क्या है? नेचुरल है, प्राकृतिक है। तो यहाँ पर भी देखिए प्राकृतिक गोंद के साथ एक अकार्बनिक सफेद रंग द्रव्य। गोंद क्या करेगा? उस रंग को चिपकाने का काम करेगा। इन चित्रों में एक हाथी, थेर अर्थात एक रथ या कुछ विद्वानों के अनुसार मोर पक्षी और प्रारंभिक निवासियों के जीवन को चित्रित किया जाता है। ये आप देख सकते हैं, इसका उदाहरण यहाँ दिखाई दे रहा है। क्या है? कुमित्तपति शैल चित्रकला। तमिलनाडु में अधिकांश शैल चित्र स्थल शैलाश्रयों पर पाए गए हैं, अर्थात जो हम कह सकते हैं जो पत्थर के शैल है, पत्थर है, उस पर पाए गए हैं। लेकिन कुमित्तपति में शैल चित्र एक गुफा के अंदर बनाए गए हैं। इसकी अवस्थिति की बात करें तो ये तमिलनाडु में, कुमित्तपति जो कहां पर है? तमिलनाडु में है। इसमें थेर अर्थात एक रथ या कुछ विद्वानों के अनुसार एक मोर पक्षी, कोई कोई विद्वान कहते हैं कि थेर का मतलब एक रथ हुआ, कोई कोई विद्वान कहते हैं कि ये एक मोर पक्षी है।
तो प्रारंभिक निवासियों के जीवन को चित्रित करता है। अब इसमें अलग अलग व्याख्या है। चित्र जब बहुत स्पष्ट नहीं होता है तो विद्वानों की अलग अलग राय हो सकती है। कुछ विद्वान कहते हैं कि जो चित्र बनाया गया है इसमें थेर जो है वो क्या है, वो एक रथ है। कुछ कहते हैं कि नहीं, रथ नहीं, वो मोर है। तो अलग अलग इसमें राय है। इसके अलावा केरल भित्ति चित्रकारी, ये भी एक उत्कृष्ट चित्रकारी है। ये भी भित्ति चित्रकारी का मतलब दीवार पर बनाई जाती है, इसलिए उसकी ख्याति है। अजंता भित्ति चित्रियों में रंग पर अधिक जोर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर रेखा चित्रण पर, अर्थात केवल रेखाएं खींच के चित्र बनाया जा रहा है और कलर्स नहीं है। तो यहाँ पर आप देखेंगे अजंता भित्ति चित्र जहाँ कलर्ड है, वहां यहाँ केरल भित्ति चित्रकारी में आपको रेखा चित्रण ज्यादा दिखाई देगा। यहाँ पर किस चीज का अंकन होता है, तो जो हिंदू पौराणिक कथाएं होती हैं उसका अंकन यहाँ पर किया जाता है और महाकाव्यों का चित्रण इन कथानकों के केंद्र में होता है। उन्हीं कहानियों को चित्रों के माध्यम से व्यक्त करने का काम किया जाता है। और इसमें हिंदू महाकाव्यों के दृश्य चित्रित किए गए हैं। उसका चरमोत्कर्ष कब था, सबसे उन्नत समय कब था, 14वीं शताब्दी में भित्ति चित्र वाले 150 से अधिक मंदिर पाए गए। 14वीं शताब्दी हम कह सकते हैं कि भित्ति चित्र का गोल्डन टाइम था, तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, याद रखेंगे। फिर उत्पत्ति केरल में 8वीं शताब्दी ईस्वी में हुई। प्राचीनतम ज्ञात भित्ति चित्र तिनंदिकारा गुफा मंदिर में है। तो ये भी प्रश्न एक है, इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा कि प्राचीनतम ज्ञात भित्ति चित्र तिनंदिकारा गुफा मंदिर में है। इसका स्थान कहाँ है, तो कुमारन नल्लूर देवी मंदिर, गुरुवायूर आदि। भक्ति आंदोलन और प्रकृति से प्रभावित ये सारे के सारे चित्र हैं। अब देखिए, ये केरल भित्ति चित्रकारी की बात हो रही थी। केरल भित्ति चित्रकारी में जो सबसे प्राचीन केरल का जो भित्ति चित्रकारी है वो कहाँ पर है, ज्ञात भित्ति चित्र तिनंदिकारा गुफा मंदिर में है। अब आपसे पूछ रहे हैं हम, ऐतिहासिक रूप से सबसे प्राचीन जो चित्रकारी का साक्ष्य है वो कहाँ से मिला है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने पढ़ा है तो आप जरूर बताएंगे। देखिए, अगली खबर है हमारी चराइदाव मोइदाम। चराइदाव मोइदाम काफी चर्चा में, काफी दिनों तक चर्चा में रहा। क्यों चर्चा में रहा, तो चराइदाव मोइदाम को जो यूनेस्को की विश्व जो विरासत स्थल है उसके रूप में इसको शामिल किया गया है। तो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल होने की वजह से इसकी चर्चा थी। अब ये क्या है, इसकी घोषणा कब हुई, ये सारे पक्ष देख लेते हैं। तो ये जो विश्व धरोहर समिति थी उसके 46वें सत्र के दौरान इसकी घोषणा की गई और इसमें पहली बार है कि जब पूर्वोत्तर राज्य के किसी स्थल को विश्व विरासत सूची में सांस्कृतिक श्रेणी के अंतर्गत संबद्ध किया गया है। तो चराइदाव मोइदाम के संबंध में ये कथन भी आपको दे सकता है कि ये दूसरी बार है कि किसी भी पूर्वोत्तर राज्य के स्थल को सांस्कृतिक विरासत के अंतर्गत सम्मिलित किया गया। देखिए, दूसरी बार नहीं है, पहली बार है। ऐसे ही आपका प्रश्न गलत होगा, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। और भारत में अब यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की कुल संख्या इसके शामिल होने के बाद कितनी हो गई, 43 हो गई। इनमें 3 स्थल चराइदेव मोइदाम, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और मानस राष्ट्रीय उद्यान, ये क्या कहां पर है, असम में। याद रखिएगा, चराइदेव मोइदाम के बारे में आप देखिए तो ये इसकी स्थिति पूर्वी असम पटकाई पर्वतमाला जो है वहां पर है। और चराइदेव यानी ताई अहोम राजवंश 13वीं से 19वीं सदी जिसका कालखंड है, उसके शाही कब्रगाह के तौर पर चराइदेव को जाना जाता है। तो ये जो शाही राजवंश के लोग हैं उनको यहाँ पर दफनाया जाता था, उनके ऊपर ये जो संरचना है वो बनाई जाती थी। इनकी तुलना मिस्र के पिरामिडों से की जाती है। जैसे मिस्र के पिरामिड में भी आप देखेंगे जो अवशेष होते हैं उनके ऊपर पिरामिड की संरचना, इसी प्रकार यहाँ भी ये जो आप देख सकते हैं टीले जैसा बना हुआ है, जो चराइदेव मोइदाम की जो परिकल्पना है वो यही है, वो इससे प्रभावित लगती है जो मिस्र के आप देखते हैं पिरामिड उससे। मोइदाम्स का मतलब ही होता है कि आत्मा के लिए घर। इसका मतलब कि जो शरीर है उसको यहाँ पर नीचे शरीर को स्थापित वहां पर करते हैं, दफनाते हैं, उसके ऊपर क्या होता है, संरचना बना दी जाती है, उसी को यहाँ पर। अब इस चूंकि ये परंपरा प्राचीन है तो इस प्राचीन परंपरा के संरक्षण के लिए इसको सांस्कृतिक श्रेणी के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। अब स्वर्ग और पृथ्वी के मिलन बिंदु के तौर पर भी इसको मान्यता है, इसको माना जाता है। बुरंजी साहित्य जो होता है, असम का जो साहित्य है उसको बुरंजी साहित्य कहा जाता है। तो असम में अहोम राजवंश के ऐतिहासिक घटनाक्रमों के संकलन की एक शैली है, उसमें भी इसका वर्णन मिलता है। ये शाही कब्रिस्तान क्षेत्रों और इसकी आध्यात्मिक महत्ता के बारे में जानकारी प्राप्त करने के प्रामाणिक स्रोत के रूप में भी जाने जाते हैं। अब इसकी स्थापत्य संबंधी विशेषताओं को देखते हैं तो देखिए, मोइदाम्स के नजदीक एक बरगद का वृक्ष भी होता है और ताबूत और पांडुलिपियों के लिए छाल वाले वृक्ष भी लगाए गए हैं, ये भी इसके पास लगाए जाते थे। इसके अलावा इसके पास जल निकाय भी निर्मित किया जाता था। तो देखिए, वृक्ष भी लगाया जा रहा है, इसके पास जल निकाय भी बनाया जा रहा है। मिट्टी का एक अर्ध गोलाकार टीला बनाया जाता है, जो कि आपको पहले ही देखिए, आपकी जो चराई मोइदाम है उसमें ये मिट्टी का टीला होता है। इसके अलावा आसपास वृक्ष होगा, जल स्रोत बनाया जा रहा है।
इसके अलावा इसके शीर्ष पर एक पवित्र संरचना बनाई जाती है जिसको चाउचाली बनी होती है। जो अगला ऊपरी हिस्सा होता है पवित्र संरचना, ये वाला पोर्शन आप देखिए, इसको चाउचाली कहते हैं। एक पवित्र संरचना बनाई जाती है जो कि अष्टकोणीय दीवार गढ़ जो ताई ब्रह्मांड का प्रतीक है उसके प्रतीक के तौर पर। इसके अलावा ईंट पत्थर से बना वाल्ट होता है जो कि इस वाल्ट के भीतर एक कब्रगाह या गड्ढा होता है। अब देखिए वाल्ट, ये अंदर जो पोर्शन आप देख रहे हैं इससे प्रवेश करते हैं और यहीं पर आप कब्रगाह तक पहुंचते हैं जहां पर जो भी अस्थियां होती हैं, जो व्यक्ति होते हैं, उनको शाही जो शव होते हैं उनको दफनाया गया। अहोम जो शासनकाल था, अहोम शासनकाल की बात करें तो मोइदम्स की सुरक्षा मोइदम फुकन नामक एक विशेष अधिकारी करता था। तो मोइदम फुकन नियुक्त किया जाता था क्या करने के लिए? शाही कब्रगाहों की सुरक्षा के लिए। किस काल में? तो अहोम शासन काल में। और मोई दमिया नामक एक रक्षक समूह द्वारा इसकी रक्षा की जाती थी। मतलब मोई दमिया रक्षक समूह होता था और जो अधिकारी होता था रक्षा करने का काम करता था, उसके साथ कौन होंगे? मोइदम्स की सुरक्षा के लिए मोइदम फुकन होंगे और उनके साथ मोइदैया होंगे और मोई दमिया, क्षमा करिएगा, मोई दमिया रक्षक समूह होंगे और ये इसकी सुरक्षा करते थे। कब्रगाह में शवों के साथ भोजन, घोड़े, हाथी आदि ऐसी वस्तुएं जिनकी मृत्यु के बाद जीवन में आवश्यकता होगी, ये अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसका मतलब ये माना जाता रहा होगा कि अगर किसी व्यक्ति को दफनाया जा रहा है तो उसके जीवन में उसको जिस जिस चीज की आवश्यकता है उन सारी चीजों को भी उसके साथ दफनाया गया। ऐसा ही आपने देखा होगा कि हड़प्पा सिविलाइजेशन में भी इस तरह के साक्ष्य मिले हैं कि किसी व्यक्ति को अगर दफनाया जाता है उसके संबंध में साथ साथ कुछ आवश्यक वस्तुएं भी होती है। ये एक मान्यता का प्रतीक है कि उनको अगले जीवन में इन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी तो वो उनके साथ जाएगी। तो ये दर्शाता है मृत्यु के बाद पुनर्जन्म में आस्था को, विश्वास को। 17वीं शताब्दी से पहले शवों को रसायनों से संरक्षित करके उन्हें मोईदाम में दफनाया जाता था। अब रसायन का मतलब उनके शरीर पर कुछ लेप लगाए जाते थे और उनको सुरक्षित रखने के लिए, जैसा कि आपने देखा है कि जो मिस्र के पिरामिड है उनमें जो ममीज होती है उनके ऊपर भी जो है इस तरह के लेप है, तो उनको भी मोईदाम में दफनाया जाता है। 17वीं शताब्दी में पहले जो शव है यहाँ की परंपरा में। वहीं बाद की अवधि में शवों का सम्मान पूर्वक अंतिम संस्कार करके राख को दफनाए जाने की परंपरा 17वीं शताब्दी के बाद आई। मतलब पहले डायरेक्ट शव ही थे और 17वीं शताब्दी के बाद ये चीज बदल गई और दाह संस्कार होने लगा और फिर जो राख होती है उसको मैदान में दफनाया जाने लगा। शवाधान विधियों का यह विकास क्रम ताई अहोम द्वारा स्थानीय संस्कृति को अपनाने की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रदान करता है। इसका मतलब ये है कि उनकी पहले परंपरा कुछ और थी, बाद में स्थानीय परंपरा के साथ उनकी परंपरा में हम कह सकते हैं एक संस्कृताइजेशन हुआ, एक संस्कृति का दूसरी संस्कृति को ग्रहण करना, तो उसका ये एक साक्ष्य हम कह सकते हैं। सांस्कृतिक निरंतरता की बात करें तो 600 साल पुरानी परंपरा को यह बरकरार रख रहा है और मी डैम मी फी यानी पूर्वजों की पूजा और तर्पण जैसे वार्षिक अनुष्ठान भी यहाँ किए जाते हैं। इसका विवरण पहली बार 1848 ईस्वी में सार्जेंट सी क्लेटन, ये नाम याद रखिएगा, पहली बार जो मोईदम का विवरण है, खोज कह सकते हैं, 1848 में सार्जेंट सी क्लेटन के द्वारा किया गया। अहोम साम्राज्य की बात कर लें जिससे इसका संबंध है तो मोंग माओ के राजकुमार सुकाफा इसके संस्थापक माने जाते हैं, जो ताई नृजाति के वंशज थे और भारत म्यांमार सीमा पर चीन के यूनान प्रांत से आकर बसे थे। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो राजतंत्र होने के बावजूद ये शक्तियां मंत्रिपरिषद में निहित होती थी। राजतंत्र तो था लेकिन शक्तियां किसमें थी मुख्य रूप तौर पर? तो यहाँ पर मंत्रिपरिषद में थी। 14वीं शताब्दी में 3 अवधियों के दौरान कोई राजा नहीं हुआ। 14वीं शताब्दी में कोई राजा नहीं दिखने का मतलब ही हुआ कि यहाँ पर मंत्रिपरिषद ज्यादा स्ट्रांग रही होगी। इस बात से इसका आप अनुमान लगा सकते हैं। संस्कृति की बात कर लें तो शैव धर्म और शक्ति आंदोलन को अपनाया गया और असम में मंदिरों का निर्माण भी कराया इन लोगों ने, जिनमें कि कामाख्या देवी मंदिर भी शामिल है। कामाख्या देवी मंदिर का भी संबंध किससे है? अहोम राजवंश से है, ये आपको याद रखना है। फिर इस शासन का अंत होता है। अहोम राजवंश का शासन, असम पर एक आक्रमण होता है और उस आक्रमण के बाद इस शासन का अंत हो जाता है। यान्दबू की संधि होती है 1826 के बाद, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा इस पर अधिकार कर लिया जाता है। तो यान्दबू की संधि होती है और इस क्षेत्र पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी काबिज हो जाती है। पिछले साल एक प्रश्न भी पूछा गया कि यूनेस्को द्वारा जारी विश्व धरोहर सूची में शामिल की गई निम्नलिखित संपत्तियों पर विचार कीजिए। शांति निकेतन, रानी की वाव, होयसला पवित्र मंदिर समूह, बोध गया स्थित महाबोधि मंदिर। अब इसमें आपसे पूछा गया था कि कितनी संपत्तियां वर्ष 2023 में शामिल किया गया है, इसमें से आपको पता होगा तो आप बताएंगे। तो इस तरह से ये हमेशा के लिए संस्कृति खंड के महत्वपूर्ण अंश होते हैं, आपसे पूछा जा सकता है। अगले खंड में कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों को हम कवर करेंगे। इस तरह से हमारे जो सारे खंड हैं उनके माध्यम से हम 25 प्रमुख खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे।
उम्मीद है आपको ये सेशन समझ में आया होगा, तो जुड़े रहिए, अगले खंड को लेकर हम जल्द ही आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।